हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से कोटा रोड एजुकेशन पर। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कूलाम का नियम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इस चैप्टर की रीड है और आने वाले जितने भी कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं उन सब में के पीछे ज़रूर काम करता है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है आपको। इसके काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल भी हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम बल, या इसको कूलाम बल या विद्युत बल भी कहते हैं। अभी मैं समझाऊंगा आपको डिटेल में। देखो, अब तक अपन ने जान लिया है कि दो वस्तुएं जो है आवेशित होने के बाद उनकी नेचर के अनुसार आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है। जैसे मान लो ये दो पेन है मेरे पास, इन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है दोनों पर तो प्रतिकर्षित करेंगे। एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है तो आकर्षित करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है तब भी प्रतिकर्षित करेंगे। अब ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल इनके बीच में लग रहा है, ये तो पता है कि लग रहा है, पर वो कितना होगा, किस किस पे डिपेंड करेगा, ये सबसे पहले निकाल के बताया वैज्ञानिक कूलाम ने। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कोई भी प्रकृति में होने वाली घटना को अगर आप मैथमेटिक्स मतलब कोई उसको रूल या कोई फॉर्मूला दे देते हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। उसको उस खोज का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इसका मतलब उन्होंने बहुत बारीकी से उस चीज़ को जान लिया है। तो कूलाम ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने इस लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को बता दिया कि भाई इतना होगा। तो देखो, उनका कथन क्या था। उनके कथन के अनुसार दो बिंदुवत आवेश, बिंदुवत आवेश का मतलब पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, मतलब बहुत छोटे आवेश होने चाहिए। वो छोटे का मतलब उनकी साइज लगभग जीरो हो, ऐसे ऐसे आवेश हैं, मतलब उनके लिए नियम दिया उन्होंने। और ये नियम उनकी उसी अवस्था में सत्य है, ठीक है। इसको बाद में अपन डिस्कस भी करेंगे इस चीज़ को और ज़्यादा। तो दो बिंदुवत आवेश एक दूसरे को एक बल के द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। इस बल को ही कूलाम बल कहते हैं। ये बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अंदिश कार्य करता है। इसका क्या मतलब है, देखो, जैसे मान लो मैं दो आवेश यहाँ ले लेता हूँ, मैथमेटिक्स के अनुसार ले लेते हैं अपन। इसको एक को Q1 कह देते हैं, एक को Q2 कह देते हैं। तो इन आवेशों के मध्य एक बल काम करेगा, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का बल इनके बीच में काम करेगा। और ये बल क्या होगा, उनके अनुसार इसको अगर F मान ले बल को, तो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। और इनके मध्य जो दूरी है, हमने दूरी R मानी है, तो इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो इस बल को अगर अपन टोटल निकालें यहाँ पर F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। या K क्यों लिया मैंने, क्योंकि हम जानते हैं अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट का यूज करना पड़ता है, इसीलिए मैंने यहाँ कांस्टेंट का यूज किया। तो ये हमारा गणितीय रूप हो गया, ये जो हमारा गणितीय रूप हो गया, गणितीय रूप में गणितीय। अब देखो, अपने को ध्यान देना है कि ये जो K है ये कितना होता है और किस किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो देखो आप K की वैल्यू जो निकाली गई है, K की वैल्यू निकाली गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान लिया गया है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये यूनिट है, कैसे निकले बताऊंगा अभी मैं आपको। तो देखो, यहाँ पर जो K की वैल्यू है वह एप्सिलॉन नोट के ऊपर डिपेंड करेगी। 4 पाई तो कांस्टेंट होता है। अब ये एप्सिलॉन नोट जो है माध्यम को व्यक्त करता है। माध्यम को व्यक्त करने का मतलब है कि आवेशों को किस माध्यम में रखा गया है। जैसे यहाँ पर ये एप्सिलॉन नोट आ रहा है तो ये हवा या निर्वात को बताता है। नोट मतलब जीरो जो दिख रहा है आपको, ये हवा या निर्वात को बताता है। इसका मतलब हमारे आवेश अभी हवा या निर्वात में रखे हुए हैं। उसके लिए K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, देखो आप 10⁹ आ रही है प्लस में। तो ये वैल्यू जब यार फॉर्मूले में रख के F का मान निकाला जाता है तो ये बल बहुत ज़्यादा आता है। इसीलिए जो वैद्युत बल होते हैं वो बहुत प्रबल या स्ट्रॉन्ग बल होते हैं, ठीक है ना। इसकी चर्चा भी अपन कंपेरिजन में करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल से जो इसको कंपेयर करेंगे तो वहाँ देखेंगे अपन कि उनकी तुलना में कितने ज़्यादा प्रबल बल हैं। तो ये K की वैल्यू इनकी स्ट्रेंथ को बता रही है कि बहुत ज़्यादा प्रबल बल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन नोट है, इसको अपन क्या कहते हैं, देखो एप्सिलॉन नोट बराबर होता है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, और इसकी वैल्यू भी होती है हमारे पास 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये जो पीछे आपको मात्रक दिखाई दे रहे हैं ये किस तरह से निकाले गए हैं, देखो आप, ये मात्रक मैं बताता हूँ पहले K का कैसे निकाला गया मात्रक। K का मात्रक निकालना बहुत सिंपल है।
आप देखो यहाँ से कि के की वैल्यू अगर अपन निकालें, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, के की वैल्यू अगर अपन निकालें तो के बराबर क्या बनेगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। अब अगर आप यहाँ से इसकी यूनिट निकालने की कोशिश, के की यूनिट अगर यहाँ से निकालो तो देखो एफ को न्यूटन में मापते हैं, आर का मतलब दूरी है तो मीटर स्क्वायर, और नीचे आवेश और आवेश कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। तो ये यूनिट यहाँ रखी गई है। इस तरह से हम फॉर्मूले से यूनिट भी निकाल सकते हैं, मात्रक भी निकाल सकते हैं। और एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक है इसका उल्टा हो गया देखो आप, क्योंकि आप देखो यहाँ पर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो एप्सिलॉन नोट की जो यूनिट बनेगी वो के अपोजिट बन जाएगी। तो यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वह आपको ध्यान देना है कि किस माध्यम में रखे हुए हैं। जैसे ही माध्यम बदलेगा इस के का मान बदल जाएगा। तो अन्य माध्यम में हम क्या करते हैं, अन्य माध्यम में हमें जो वैल्यू है वो निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। तो अन्य माध्यम के लिए के की वैल्यू कैसे दी जाती है, यहाँ तो मैं बताता हूँ मैं पहले। अन्य माध्यम के लिए के बराबर लिया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, मतलब वहां पर एप्सिलॉन लगेगा, फिर एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, ठीक है ना। एप्सिलॉन क्या रहेगी, उस माध्यम की विद्युतशीलता, जहां एप्सिलॉन बराबर माध्यम की विद्युतशीलता। जो भी अन्य माध्यम में आप रखोगे, जैसे आपने आवेशों को पानी में रख दिया, कांच में रख दिया, तो जिसमें माध्यम में आप रखोगे उसके अनुसार फिर के का मान निकलेगा। एप्सिलॉन का मान उस माध्यम के हिसाब से ले लिया जाता है। ये सब प्रयोग के द्वारा हमें ज्ञात है, तो वो मान हम रख देंगे और इससे हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। फिर के की वैल्यू मिलने के बाद आप बल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो थी, देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। एक तो बल जो होता है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बल माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है ना। माध्यम पर निर्भर करने का मतलब हो गया कि आप अलग अलग माध्यम में अगर लेके जाओगे आवेशों को, तो अलग अलग माध्यम में बल आपको अलग अलग मिलेगा। हवा में बल अलग मिलेगा, पानी में बल अलग मिलेगा, कांच में बल अलग मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये बल जो है कूलाम बल है, ये माध्यम पे निर्भर करता है। आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा है 11वीं क्लास में, वो माध्यम पे निर्भर नहीं करता था। उसमें जो वो बल सब जगह एक जैसा होता है। दो द्रव्यमानों के बीच का बल जो आपने पढ़ा है 11वीं क्लास में, F बराबर G m1m2/r², वो सभी जगह एक जैसा ही होता है, ठीक है ना। पानी में भी बल वही रहेगा, हवा में भी बल वही रहेगा। अगर दो द्रव्यमान वही हैं और उनके बीच की दूरी सेम है, तो आप उनको कहीं भी ले जाओ, उनके बीच का बल नहीं चेंज होता है। पर आवेशों के लिए ऐसा नहीं है, आवेशों के लिए बल माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट बात, इसमें जो लाइन थी, तथा दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा केंद्रिश कार्य करता है। तो ये जो बल होते हैं ये ज्वाइनिंग लाइन पे काम करता है, जैसे Q1 से Q2 को जोड़ने वाली लाइन पे काम करेगा। तो जो आकर्षण बल लगेगा तब भी इसी लाइन पे लगेगा, और प्रतिकर्षण बल लगेगा तभी इसी लाइन के अंदिश लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। आगे इससे संबंधित कुछ बातें और बढ़ाते हैं अपन। एक छोटा सा क्वेश्चन अपन यहाँ लेते हैं। तो हमें पता तो चली गया कूलाम बल कितना है, और सबसे बड़ी बात क्या पता चली कि ये बल माध्यम पे निर्भर करता है, ठीक है ना। माध्यम जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आवेशों के बीच बल काम करेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन अपन यहाँ कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, एप्सिलॉन नोट का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो मेरा पूरा प्रयास है कि आपको NCERT के अकॉर्डिंग और जो अपना थ्योरेटिकल एग्जाम होता है बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। तो मैक्सिमम मैं थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, और उसके साथ साथ आपकी न्यूमेरिकल पावर बढ़े, तो उसके साथ साथ मैं हर टॉपिक वाइज आपको न्यूमेरिकल भी बताता जा रहा हूँ। तो आप सब भी इस बात का ध्यान रखें कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल अपन टॉपिक के साथ ही कंप्लीट कर लें, ताकि अपने को फिर बाद में दिक्कत नहीं आए। एक साथ अगर बहुत सारे न्यूमेरिकल इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर अपन कर नहीं पाते हैं। तो टॉपिक वाइज आप जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं न्यूमेरिकल आप हल करते जाओ, ठीक है ना। तो इसका अपन विमीय सूत्र निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, देखो हमारे पास फॉर्मूला है बल का, F बराबर K Q1 Q2/r²। ये कूलाम बल का हमारे पास फॉर्मूला है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये के की वैल्यू ऐसे लिख दी मैंने, Q1 Q2/r²। ठीक, अब
हमें एप्सिलॉन नोड का याद करना है, विमेय सूत्र। तो इसमें एप्सिलॉन नोड को आप एक तरफ लेके आ जाओ, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ, ठीक है ना। एप्सिलॉन नोड को मैं इधर ले आता हूँ और एफ को बटा में ले जाऊँगा, तो 1/4 पाई एफ इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर जो है वो क्या है, Q1 और Q2, आपको दिख रहा होगा ऊपर Q1 Q2 है। इस एफ को मैंने बटा में ले लिया और आर स्क्वायर जहाँ का जहाँ है बस एप्सिलॉन नोड कर दिया। जिसका भी विमेय सूत्र निकालना है उसको एक साइड कर दो आप, ठीक है ना, ताकि एक फॉर्मूला अपने को कंप्लीट उसके रूप में दिखाई दे। अब यहाँ से आप निकालना बहुत आसान है, देखो फॉर्मूले से अपन मात्रा भी निकाल सकते हैं और विमेय सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो मैं विमेय सूत्र निकाल रहा हूँ, तो देखो कैसे निकलेगा। आपको Q1 Q2 के विमेय सूत्र रखने पड़ेंगे। अब आवेश है तो आवेश का विमेय सूत्र 80 होता है, मैंने बताया था शुरू में आपको, 80 इंटू 80, क्योंकि 2 बार है इसलिए 2 बार रख दिया। और 4 पाई एक संख्या है, संख्या का कोई विमेय सूत्र होता ही नहीं है। अपन यहाँ पर f का रखेंगे, f का अपन रट रखा है अपन 11 क्लास से, m1 L1 T-2। और आर स्क्वायर जो है वो दूरी का है, दूरी का वर्ग है तो L2 हो जाएगा। अब इसको आप ओवरऑल हल करोगे तो आप देखो m को सबसे पहले देखें अपन, तो m यहाँ नीचे ही अकेला, ऊपर लेके जाएंगे तो m की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है ना। अब l को देखें तो l 2 बार और 1 बार, तो l की पावर 3 हो जाएगी, ऊपर जाने पर -3 हो जाएगी। अब टाइम को देखें तो ऊपर t² बनेगा और नीचे t-2 है, तो -2 जब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो t की पावर 4। और a को देखें तो ऊपर आ जाएगा a²। इस तरह से हम एप्सिलॉन नोड का विमेय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक अपन लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम सदिश रूप में। तो अब समझते हैं हम कूलाम का नियम सदिश रूप में। देखो कूलाम का नियम अभी हाल हमने ज्ञात किया, F बराबर K/Q1Q2/r²। अब इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लेके आना है। वेक्टर फॉर्म आप जानते हैं 11th क्लास से। वेक्टर फॉर्म अगर किसी भी ए वेक्टर अगर कोई है तो अपन क्या करते हैं, इसका परिमाण इंटू इसकी दिशा, ऐसा लिखते हैं। ए वेक्टर बराबर a इंटू ए कैप, परिमाण इंटू दिशा। ए कैप क्या करती है, उस वेक्टर की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखो अपने को बल बताना है। अब बल जो है दोनों आवेश महसूस करते हैं, पहला आवेश भी दूसरे के कारण बल महसूस करता है और दूसरा आवेश भी पहले के कारण बल महसूस करता है। आप जानते हो क्रिया प्रतिक्रिया नियम से, न्यूटन का जो 3rd लॉ था उसमें क्रिया प्रतिक्रिया नियम से बल कभी अकेला उत्पन्न नहीं होता है, बल हमेशा युग्म में ही उत्पन्न होता है। जैसे मान लो ये 2 आवेश है मान लेते हैं, तो अगर मान लो इसको Q1 कहते हैं, इसको Q2 कहते हैं, तो Q1 अगर Q2 पे बल लगा रहा है तो Q2 भी Q1 पे बल लगाएगा। मतलब बल हमेशा युग्म में ही उत्पन्न होते हैं। तो 2 आवेशों के बीच का जो बल होता है वह युग्म वाला होता है, मतलब एक आवेश दूसरे पे बल लगाएगा तो दूसरे भी पहले पे बल लगाएगा। तो यहाँ पर अपन 2 तरह के बल लिख के चलेंगे, जिनका नाम है F12 व F21, ठीक है ना। F12 का मतलब क्या रहेगा, कैसे पढ़ेंगे इसको अपन। F12 का मतलब है, बल का मतलब पहले आवेश पे बल दूसरे के कारण, ठीक है ना, जो आगे रहेगा उस पर बल दूसरे के कारण। और F21 का मतलब रहेगा दूसरे आवेश पे बल पहले के कारण। तो देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। 2 समान प्रकृति के आवेश Q1 और Q2 बिंदु A व B पे रखे गए हैं। अभी मैंने मान लिया है कि दोनों आवेश जो है समान प्रकृति के हैं। अपन समान भी मान सकते हैं, समान भी मान सकते हैं, दोनों तरह से समझा सकते हैं। अपन ने दोनों की नेचर एक जैसी मान ली। दोनों की नेचर एक जैसी मानेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा, ठीक है ना। तो बिंदु A और B पर रखे हुए हैं और इनके मध्य की दूरी r है। दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल F12 वेक्टर है, मतलब इस पहले आवेश पे बल इसके कारण जो माना गया है, इसको F12 और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसलिए अपन ने किया F12 वेक्टर है, पहले आवेश पर दूसरे के कारण बल। इसी प्रकार देखो आगे लिखा हुआ है कि Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल। अब Q2 पे बल देख रहे हैं तो दूसरे पे बल देख रहे हैं, तो पहले के कारण क्या कहलाएगा, F21 वेक्टर है। वेक्टर फॉर्म में अपन लिख दिया। यहाँ बल की दिशा को बताने हेतु अब देखो अपने को डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। मैंने कहा ना आपको केप बताना पड़ेगा, क्योंकि आप बल को वेक्टर फॉर्म में देना चाहते हैं तो दिशा ही बतानी पड़ेगी। तो दिशा बताने के लिए अलग से इकाई सदिश माने गए हैं। तो यहाँ बल की दिशा बताने हेतु इकाई सदिश R⁵12 Q1 से Q2 की ओर, मतलब R⁵12 क्या दिशा बताएगा आपको, R⁵12 जहाँ रख देंगे तो दिशा बताएगा कि ये दिशा Q1 से Q2 की ओर है, मतलब 1 से 2 की ओर है, ठीक है ना, 1 से 2 की ओर। और R⁵21 जो दिशा बताएगा वो किधर बताएगा, Q2 से Q1 की ओर, मतलब 2 से 1 की ओर की दिशा बताएगा। तो जब दिशा आपको बल की बतानी हो तो हम यूनिट वेक्टर का यूज कर सकते हैं। 1 2 तो दिशा बताएगा 1 से 2 की ओर और 2 1 दिशा बताएगा
2 से 1 की ओर। अभी आपको जब लिख के बताऊंगा तो और अच्छा समझ में आएगा। ये लिया गया है। तो देखो ये जो बल हो गए उनके यूनिट वेक्टर अपन ने डिफाइन कर दिए। अब मैं बल को निकाल के बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं बल निकालता हूँ यहाँ पर। Q1 आवेश पर बल Q2 के कारण, Q1 आवेश पर बल Q2 के कारण। तो देखो इस बल को अपन क्या नाम देंगे, Q1 पर बल देख रहे हैं तो 1 2 नाम देंगे, 1 पर बल 2 के कारण। इसको कहेंगे अपन वेक्टर फॉर्म में F12 वेक्टर, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जैसे सबसे पहले कोई भी वेक्टर लिखते हो तो आप बल उसका परिमाण आता है। तो परिमाण तो ये रहेगा, देखो आप बल का K Q1 Q2 बटा R², ये तो परिमाण हो गया। अब साथ में आपको इसकी दिशा बतानी पड़ेगी, बल की दिशा। तो आपको देखना पड़ेगा ये बल किस दिशा में है। तो देखो F12 बल किस दिशा में होगा। आप ये देखो ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है और दोनों के बीच प्रतिकर्षण है। तो ये वन जो वाला पहला जो आवेश है ये इसके कारण प्रतिकर्षित हो रहा है, ठीक है ना। इस दूसरे आवेश के कारण प्रतिकर्षित हो रहा है तो ये इससे दूर जाएगा। दूसरे आवेश से पहला आवेश क्या होगा, दूर की ओर जाएगा, दूर हटेगा इससे। तो इसका मतलब ये इधर की ओर चलने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो F12 जो बल है उसकी डायरेक्शन इस तरफ बताई है, क्योंकि उस Q2 से दूर जाने की कोशिश करेगा। और ये जो डायरेक्शन आ रही है ये किधर आ रही है, देखो 2 से 1 की ओर आ रही है। 2 से 1 की ओर इस बल की डायरेक्शन किधर आ रही है, दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर आ रही है। तो इसका यूनिट वेक्टर बनेगा R⁻²1। तो इसकी दिशा बताने के लिए किसका यूज कर लेंगे, R⁻²1 का। इस तरह से हमारा ये बल हो गया। इसी प्रकार अपन दूसरा लिखें, Q2 आवेश पर बल Q1 के कारण। तो ये क्या हो जाएगा, देखो दूसरे पे निकालना है तो इसको सिंबल देंगे अपन F21, दूसरे पे बल पहले के कारण। और इसका परिमाण तो सेम ही रहेगा, K Q1 Q2 बटा R²। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखो ये जो बल लगेगा दूसरे आवेश पे बल देख रहे हैं, तो दूसरा आवेश किधर जाएगा, इस पहले आवेश से प्रतिकर्षित होकर वो दाईं साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। तो ये बल F21 वेक्टर इस साइड आएगा इसमें, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी, इस बल की डायरेक्शन क्या हो गई, ये बल दाईं साइड लग रहा है, इसका मतलब 1 से 2 की ओर लग रहा है। तो इसको अपन दे देंगे डायरेक्शन के हिसाब से यूनिट वेक्टर R⁻²। अब आप ये देखो कि दोनों बल हमने प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है ना। पर इनकी डायरेक्शन देखो आप दोनों की अपोजिट है, एक ही लाइन पे है दोनों कोने में, पर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो हम चाहें तो इनको ऐसा लिख सकते हैं कि F12 वेक्टर जो है वह बराबर होगा माइनस के F21 वेक्टर के। ऐसा मैं कैसे लिख पाया, क्योंकि दोनों का परिमाण तो बराबर है। देखो आप अपनी 11वीं क्लास में पढ़ा है, 2 सदिश बराबर कब लिखे जाते हैं, 2 सदिश बराबर लिखे जाते हैं इनके परिमाण बराबर हो, और अगर माइनस साइन है तो उनकी दिशा अपोजिट मानी जाती है। तो यहाँ दोनों के परिमाण तो बराबर है पर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, इसीलिए अपन इनमें बराबर का रिलेशन ला सकते हैं माइनस के साथ। तो F12 वेक्टर बराबर है माइनस ऑफ F21 वेक्टर। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है रूल, ये जो आपको फॉर्म दिखाई दे रही है, ये फॉर्म हमें ये बता रही है कि दोनों बल परिमाण में समान है पर दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो इसी को बोलते हैं अपन कूलाम का नियम सदिश रूप में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कुछ इससे रिलेटेड कूलाम का जो नियम है इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। कूलाम के नियम का सदिश रूप समझने के बाद अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो अपने देखा है कि 2 आवेश जो हैं उनके बीच बल लग रहा है, तो एक आवेश दूसरे आवेश पे बल लगाता है, दूसरा भी पहले पे बल लगाता है, और दोनों बल परिमाण में समान होते हैं, F बराबर K Q1 Q2 बटा R²। बस दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो ये एक तरीके से न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम को बता रहा है, क्योंकि न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है, 3rd रूल है जो न्यूटन ने अपने गति का नियम दिया था, उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी प्रतिक्रिया स्वरूप उतना ही बल उस पहली वस्तु पर लगाती है, बस दोनों की दिशा अपोजिट होती है। जैसे अपन दीवार पे बल लगाएं तो दीवार भी क्या करेगी, हम पर उतना ही बल लगाएगी, बस दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। तो ये आपने 11वीं क्लास में सीखा है। तो यहाँ पर आपसे कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या प्रदर्शित करता है। हम कहेंगे कि न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। डिटेल में आपको आंसर आपके नोट्स में मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है ना। नोट्स मैंने आपको डाउनलोड में दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पर जब हमने
कूलाम बल को ज्ञात कर लिया। तो कूलाम बल की एक विशेषता अपन ने देखी, ये देखी कि कूलाम का बल जो है वो एक सार्वत्रिक बल नहीं है। सार्वत्रिक बल का मतलब मैंने बताया था आपको कि ये बल माध्यम पर निर्भर करता है। अगर आप दो आवेशों को, समान आवेशों को अगर उसी दूरी पर अगर अलग अलग माध्यम में रखोगे तो वो बल अलग अलग हो जाएगा। तो ये बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है वो बल एक सार्वत्रिक बल था, वहाँ पर उसको सार्वत्रिक बल भी कहते हैं। और जी जो वहाँ आता है, जैसे अपन ने आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर जी m1m2 बटा आर स्क्वायर। तो जो जी था वो सार्वत्रिक नियतांक कहलाता है। तो सार्वत्रिक का मतलब यूनिवर्सल, हर जगह एक जैसा होना। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो सब जगह एक जैसा रहता है। आप दो द्रव्यमानों को उसी दूरी पर कहीं भी ले जाकर रख दो, वायु में रख दो, निर्वात में रख दो, पानी में रख दो, कांच में रख दो, हर जगह उनके बल बीच का बल चेंज नहीं होगा अगर आपने द्रव्यमान चेंज नहीं किए हैं और दूरी चेंज नहीं करी है। पर आवेशों के लिए ऐसा नहीं है। आवेशों के लिए ये बल माध्यम पर निर्भर करता है। तो जैसे मैंने सुबह निर्वात के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना। यहाँ पर एक मैं कंपैरिजन का फॉर्मूला निकालूंगा, ठीक है ना। उसके पहले देखो, कंपैरिजन का फॉर्मूला निकालने के पहले मैं आपको एक टर्म समझाना चाहता हूँ, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है? तो पहले मैं परावैद्युतांक को ले लेता हूँ। यहाँ बहुत सारा बोर्ड भरा हुआ है अभी, तो इनको मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि आपको समझाना है, इतनी सी स्पेस में अपन समझेंगे। तो सबसे पहले मैं परावैद्युतांक एक टर्म है जिसको अपन यहाँ पर ले लेते हैं, परावैद्युतांक, ठीक है ना। इसको सापेक्षिक विद्युतशीलता भी बोला जाता है, सापेक्षिक विद्युतशीलता, और इसको एप्सिलॉन आर लिखते हैं। अब ये होता क्या है सापेक्षिक विद्युतशीलता? देखो, विद्युतशीलता जो टर्म है अपन ने सुबह समझी थी, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ आपको। जैसे आपने सुबह बल समझा था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। निर्वात में अपन ने बल को ऐसा लिखा था, एप्सिलॉन नोट निर्वात की या वायु की विद्युतशीलता कहलाती है। और आपको माध्यम में लिखना हो तो माध्यम में आप क्या करेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। मतलब माध्यम का मतलब है कि हवा या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम में ले जाना, जैसे पानी में ले गए, कांच में ले गए, तो वहाँ पर फिर उस माध्यम की विद्युतशीलता आएगी जिसको अपन एप्सिलॉन से लिखते हैं। इसमें नोट हट जाता है, उस माध्यम का जो विद्युतशीलता होगी वो आ जाएगी। अब यहाँ पर टर्म आ रही है सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक विद्युतशीलता का मतलब होता है कंपेयर करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता को निर्वात से कंपेयर करना सापेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करने का तरीका ये रहेगा कि किसी माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है ना, किसी माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता उस माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता होती है। कहने का मतलब यह है कि एप्सिलॉन आर जो होता है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, माध्यम की विद्युतशीलता और ये है हमारे पास निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं अपन कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात सापेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। तो ये कंपैरिजन में हमें किसी माध्यम की विद्युतशीलता बताता है कि निर्वात के सापेक्ष उसका मान कितना ज़्यादा है, क्योंकि निर्वात का देखो जो मान होता है वो एक माना जाता है। निर्वात की जो विद्युतशीलता है वो एक मानी जाती है, तो एक को स्टैंडर्ड माना गया है। अब जो भी अन्य माध्यम है उसको निर्वात से कंपेयर किया जाता है कि भाई उसकी कितनी ज़्यादा है। जैसे आप देख रहे हो वायु की यहाँ पर 1.006 है, तो वायु की विद्युतशीलता जो है निर्वात के सापेक्ष इतने गुना ज़्यादा है, ठीक है ना, 1.006 गुना ज़्यादा है। तो इसी को अपन सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसको कैसे भी लिखा जाता है, देखो यहाँ पर इसको एप्सिलॉन आर से भी लिखते हैं या कैसे भी लिखते हैं। तो अपन यहाँ चाहे तो इसको लिख सकते हैं, इस जगह पे इसको कैसे भी लिखा जा सकता है। अब ये जो के है, ये के इस के से अलग होता है। नहीं, कूलाम बल में भी क्या आता है आपको याद है? कूलाम बल अपन ने ऐसे भी लिखा है, एफ मैं यहाँ पर देखो इसको मिटा देता हूँ। कूलाम बल हमने लिखा है एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो ये के जो है ये के इस के से अलग है, ये यहाँ पर परावैद्युता के लिए आया है और ये के जो है वहाँ पर कांस्टेंट के लिए आया है। तो आप इस के से कन्फ्यूज मत होना, ठीक है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
तो ये हो गया हमारे लिए परावैद्युतांक। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग माध्यम में कूलाम बल अलग अलग होता है, तो वे कितना फर्क पड़ जाता है दूसरे माध्यम में ले जाने पर बल पर, ये अपन यहाँ समझेंगे, ठीक है ना। तो अपन दोनों के बीच एक रिलेशन बनाते हैं, निर्वात के बल के बीच और माध्यम के बल के बीच। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, निर्वात व माध्यम में कूलाम बल में संबंध। थोड़ा मैं स्पेस में टाइट हो गया है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे से थोड़ा और ध्यान रखूंगा मैं कि पहले आपको पूरा चीज़ समझा दूँ। मैं सोचा एक में वीडियो में पूरा समझा देते हैं इसको। तो निर्वात व माध्यम में कूलाम बल में संबंध देखो किस तरह से निकालेंगे। पहले अपन निर्वात का बल लेते हैं। निर्वात में हम जानते हैं, देखो क्या होगा, निर्वात में F बराबर आप क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। और माध्यम में अगर आपको लिखना हो तो माध्यम में अपन क्या लिखेंगे, माध्यम में FM देना, इसको FM नाम देते हैं अपन, FM। तो FM हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R²। ठीक, अब अपन इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, F से FM को डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों में अपने रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो ध्यान देना आप, मैं लेफ्ट साइड को डिवाइड करूँगा तो F से FM डिवाइड हो गया, तो F बटा FM लेफ्ट साइड डिवाइड हो गई। अब ऐसे इन दोनों की राइट साइड को भी डिवाइड करके लिख दो वहाँ पर। तो राइट साइड जब हम डिवाइड करेंगे देखो तो ये टर्म दोनों में कॉमन है और ये 4 पाई वाली टर्म भी कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगी। तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर कुल मिला के हमारे पास बचेगा 1/ε0 बटा 1/ε। यहाँ 1/ε0 बचेगा, यहाँ पर 1/ε बचेगा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अब ये उलट जाएगा क्योंकि नीचे भिन्न है तो भिन्न उलट जाती है। तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा ε/ε0। और ε/ε0 को हम k कहते हैं। अभी यार अपन ने कहा है इसके पहले कि अपन ने इसको k कहा है, सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो दोनों में रिलेशन आ गया, F/FM बराबर k हो गया। इसको और आगे अगर अपन हल करें तो एक अच्छा सा रिलेशन दिखाई देगा अपने को। उसको आगे मैं देखो लिखता हूँ अभी, F/FM बराबर k हमें मिल गया। दिस इम्प्लाइज अगर हम FM निकालें तो FM बराबर हो जाएगा F/k। तो ये रिलेशन बहुत यूजफुल है, आपको याद रखना है। यह हमें बताएगा कि माध्यम में बल जो है वो निर्वात में बल का 1/k गुना होता है। और इस बात को ध्यान रखो कि ये k से डिवाइड हो रहा है, माध्यम में बल जो निकल रहा है वह उसमें निर्वात के बल में अपन k का भाग दे रहे हैं, तो माध्यम में बल हमेशा कम ही आएगा, ठीक है ना। जैसे सपोज करो कि दो आवेशों के बीच निर्वात में बल 10 न्यूटन है। अब आप उसको अन्य किसी भी माध्यम में लेके चले जाओ, कांच में ले जाओ, पानी में ले जाओ, किसी में भी ले जाओ आप, वहाँ बल 10 न्यूटन से कम ही होगा। एक ये अपने लिए यूँ मानो कि की हो गई, चाबी हो गई एक तरीके से याद रखने की, कि माध्यम में बल हमेशा घटता ही है। तो सबसे ज़्यादा बल जो रहता है कूलाम बल वो निर्वात या वायु में रहता है, अन्य माध्यम में बल हमेशा घटता ही है। कितना घटेगा वो अपन इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो थोड़ा मैंने टाइटली बताया भाई आपको, यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से आगे फिर अपन, क्योंकि मेरे को ये बताना था इसलिए मैंने इसको भर रखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब मैं आगे यहाँ पर एक सारणी है, देखो आप, इस सारणी की चर्चा अपन करते हैं, परावैद्युतांक सारणी। परावैद्युतांक सारणी का मतलब है कि अलग अलग जो मीडियम होते हैं उनके परावैद्युतांक क्या होते हैं, ठीक है ना, के मान क्या होते हैं। तो कुछ मान यहाँ दे रखे हैं आपको। तो निर्वात के लिए इसको 1 माना गया है, मतलब ये सभी एप्सिलॉन आ रहे हैं, सापेक्षिक विद्युतशीलता के मान है सभी ये, ठीक है ना। तो निर्वात के लिए स्टैंडर्ड 1 माना गया है। वायु का थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है, फिर हाइड्रोजन का दिया हुआ है, टेफ्लॉन का दिया हुआ है, अंबर का दिया हुआ है, माइका का दिया हुआ है, कांच का दिया हुआ है, एल्कोहल का है, पानी का है और धातुओं का है। आप इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दो, देखो धातुओं का जो आ रहा है वो इनफाइनाइट आ रहा है, इनफाइनाइट का मतलब अनंत। तो धातुओं का परावैद्युतांक जो होता है वह अनंत होता है। अब ये परावैद्युतांक जो है या विद्युतशीलता जो है ये किस चीज़ को व्यक्त करती है, उसकी बार ये प्रश्न हमारे सामने उठता है। भाई विद्युतशीलता को अपन समझ तो रहे हैं, विद्युतशीलता है, हाँ विद्युतशीलता है, पर वाकई में ये मतलब करती क्या है, आवेशों के बीच ये किस तरह से कार्य करती है, या इसका क्या वहाँ पर व्यवहार है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर जो है वो ये है कि जिस माध्यम का परावैद्युतांक ज़्यादा होगा, सीधी सी भाषा में अपन समझे तो इसको समझ सकते हैं कि जिस माध्यम का परावैद्युतांक ज़्यादा होगा उस माध्यम के अणुओं में ध्रुवित होने की प्रकृति ज़्यादा रहेगी जब उस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाएगा,
देखो हम जानते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते ही प्रेरण का इफेक्ट आने लग जाता है। आपने देखा था कि जब कोई जैसे मान लो कागज़ के पास आप छड़ लेके आते हो आवेशित, तो कागज़ के जो टुकड़े हैं, कागज़ के अंदर जो उसके वितरण की व्यवस्था है, आवेशों के वितरण की व्यवस्था, वो चेंज होने लग जाती है। उसमें माइनस आवेश प्लस के समीप आने लग जाते हैं। तो ये टेंडेंसी जिसमें सबसे ज़्यादा होती है उसका परावर्तितांक सबसे ज़्यादा निकलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कंपेरिजन में अगर अपन देखें तो निर्वात में सबसे कम टेंडेंसी है इस चीज़ की। मतलब बाह्य अगर आवेश या बाह्य विद्युत क्षेत्र या बाह्य कोई आवेश निर्वात में अगर लिया जाएगा या लगाया जाएगा, इसके ऊपर आरोपित किया जाएगा, तो इसके अणुओं में ज़्यादा टेंडेंसी नहीं रहेगी ध्रुवित होने की। अणु जहाँ के जहाँ रहेंगे, ठीक है ना, उनमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, उनकी व्यवस्था में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। पर आप देखो कि जैसे अपन नीचे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मान बढ़ता जा रहा है। पानी के लिए भी मान 81 है, काफ़ी ज़्यादा है। मतलब पानी के अणुओं में बाह्य जो प्रेरण का प्रभाव है, बाह्य कारक जो उस पर काम करेंगे, उसके कारण उसके अणु बहुत ज़्यादा ध्रुवित होने लग जाते हैं। तो ये अलग अलग पदार्थ की अलग अलग नेचर होती है कि वह किसी बाह्य कारक के प्रति क्या प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो धातुओं के लिए इसको इनफाइनाइट माना गया है। और एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर अपन अभी न्यूमेरिकल में भी वैसे आ जाएगी, पर धातुओं के अंदर अगर आवेशों को रख दिया जाए, जैसे हवा से ले जाकर, हवा में जैसे मान लो धातुओं के बीच 100 न्यूटन का बल है, अगर हवा में आवेश रखे हुए हैं और उनके बीच 100 न्यूटन का बल है, तो धातुओं में ले जाके रख दोगे आप तो वो बल वहाँ 0 हो जाएगा। इसको अपन फॉर्मूले से भी प्रूव करके बताएंगे भी। तो यहाँ पर मैं पहले उसके पहले आपको न्यूमेरिकल बताऊँ, उसके पहले मैं यहाँ पर कुछ कूलाम बल जो अपना कंप्लीट हो चुका है, अब इसके लिए कुछ आगे बातें और करनी है डिटेल में, वो अलग बात है। पर पहले अपन जो कूलाम बल हमने पढ़ा है इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि ये किस किस कंडीशन में अप्लाई होता है और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पहला जो है, ये बल केवल बिंदुवत आवेशों के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब कूलाम का नियम जब आप लगाओगे, अप्लाई करोगे, तो आप ये देख लें पहले कि आपने जो चार्ज लिए हैं वो बिल्कुल पॉइंट चार्ज होने चाहिए। मतलब बिंदुवत आवेश जिनका साइज 0 टेंड्स टू 0 हो, मतलब इतना छोटा उनका साइज हो, या फिर जो उनके बीच की दूरी है उसके कंपेयर में उनका आकार बहुत छोटा हो। ठीक है ना। आकार उनका बहुत छोटा होना चाहिए, तभी कूलाम का बल यहाँ पर वैध रहता है। दूसरा, ये बल आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है, अन्य माध्यम में बल हमेशा घटता है। ये मैंने आपको बता ही दिया अभी, ये वाला पॉइंट। ये एक प्रकार का संरक्षी बल है, अर्थात इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं होता है। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, संरक्षी और असंरक्षी बल। ठीक है ना। संरक्षी बल वो होते हैं, ऐसे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना। ये एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं, ये बल एनर्जी इनके कारण कभी लॉस नहीं होती है, आदर्श रूप से ऐसा माना गया है। तो ये पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसके अलावा देखो अगला चौथा पॉइंट, ये 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए परिभाषित नहीं होते हैं। मतलब अगर 10⁻15 मीटर से कम दूरी हो जाए तो वहाँ पर फिर कूलाम बल काम नहीं करता है, कूलाम बल का कंसेप्ट वहाँ काम नहीं करता है। अब 10⁻15 मीटर दूरी लगभग नाभिक के आकार पे चले गए अपन, तो नाभिक के अंदर काम नहीं करेंगे, नाभिक के बाहर से काम करना स्टार्ट करते हैं। तो इन बलों को केवल नाभिक की सीमा तक ही माना गया है, उससे कम सीमा, उसके अंदर नाभिक के अंदर इन बलों को नहीं माना गया है। और लास्ट पॉइंट है, ये एक केंद्रीय बल है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन का मतलब 1/r²। तो इस केंद्रीय बल जो होते हैं वो 1/r² नियम के अनुसार होते हैं, ये आपको यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है। तो ये अपना कूलाम बल का टॉपिक हुआ। पहले अपन को कूलाम बल से संबंधित या कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर कूलाम बल को डिटेल में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ न्यूमेरिकल करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ मैं। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, इनके बीच कितना बल होगा। तो देखो आपको यहाँ पर 2 आवेश दे रखे हैं, दूरी दे रखी है, आपको बल ज्ञात करना है। वो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी अपने को दिए हुए हैं मान उनको अपन सिंबल दे देंगे। मैंने बताया है कि न्यूमेरिकल करते समय अगर सिंबल नहीं दे रखे हैं क्वेश्चन में तो सिंबल अपन सबसे पहले दे देंगे। तो हम एक आवेश को Q1 मान लेंगे, 2 × 10⁻⁷ कूलाम। Q2 जो है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और दूरी को हम r कह देंगे 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लेंगे तो ये मीटर हो जाएगी। यूनिट का ध्यान रखना पड़ता है न्यूमेरिकल करते समय। तो आपको लग रहा है कोई यूनिट पहले से ही अलग जा रही है तो उसको पहले ही चेंज कर लो। ठीक है ना। जिस भी पद्धति में आपको सवाल करना है, अपने को एसआई में करना है या तो एसआई में चेंज कर लिया, आपको सीजीएस में करना है तो सबको सीजीएस में चेंज कर लो। तो उससे क्या है, अगर पहले अपन वो सब चीज़ें चेंज कर लेंगे तो फिर यहाँ अपने कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होती है। ठीक है ना।
तो अब ये हल करते हैं। कूलाम बल का फॉर्मूला है हमारे पास K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की घात 9 होती है। Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 की घात -7। Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10 की घात -7 और बटा दूरी का वर्ग 30 इंटू 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे हम हल करेंगे तो देखो कैसे हल करना है। 9 दूनी 18, 18 3 54 हो गया। ऊपर की पावर पहले सोल्व कर लो। तो 9 के साथ -7 लेंगे तो +2 बचेगा। +2 के साथ -7 लेंगे तो माइनस की 5 पावर बचेगी ऊपर। स्टेप बाय स्टेप हल करते जाएं। फिर नीचे आप देखो इसका वर्ग करेंगे तो 30 का वर्ग 900 हो जाएगा और 10⁻⁴। इसको फिर आगे कैलकुलेट करो आप। तो ये जो 2 शून्य है आप इसको दे दो। तो 2 शून्य इसको देते ही प्लस की 2 मिलेगी इसको। तो नीचे -4 है तो 10⁻⁻2 रह जाएगा यहाँ पर -2। और इसके पास ये 9 रह जाएगा क्योंकि इसने 2 शून्य इसको दे दी। ऊपर एज इट इज 54 इंटू 10 की घात -5। ठीक। अब आगे हल करें इसको और तो देखो क्या बनेगा। 54 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम डिवाइड होएगा। और पावर्स कॉल करें अब तो ये -2 ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात -3 न्यूटन। इतना बल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको अपन माइक चाहे तो मिली न्यूटन भी कह सकते हैं 10⁻³ को। तो ये हमारा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। चलो अगला न्यूमेरिकल करते हैं। कूलाम बल पे आधारित क्वेश्चन तरह तरह से बनाए जाते हैं। तो उनमें जैसे मान लो आपसे कभी बल भी पूछ सकता है, कभी बल देकर आपसे दूरी पूछ सकता है, या कभी आवेश का मान भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन में आपको देखो क्या पूछ रहा है वो। इसमें क्वेश्चन हमने अलग से लिया है। ये समान परिमाण के 2 समान आवेश एक दूसरे को 0.144 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक जैसे आवेश हैं मतलब परिमाण में बराबर हैं और एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यदि वे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हों तो इन आवेशों का परिमाण क्या होगा। तो हमें आवेश का मान निकाल के बताना है। ठीक है ना। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे, पर तो उसने तरीका दे दिया, चेंज कर दिया क्वेश्चन को देने का। तो यहाँ पर देखो हमें दिया हुआ है कंडीशन Q1 बराबर Q2 बराबर Q। हम Q मान लेंगे कि दोनों आवेश एक जैसे हैं तो Q मान लिया। अब दूरी को हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो इसको अपन मीटर में ले लेंगे। 5 इंटू 10 की घात -2 मीटर। और हमें बल दे रखा है दोनों के बीच का 144 न्यूटन। तो हम इधर हल करते हैं इसको। F बराबर K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, हमारा जनरल रूल कूलाम के लिए हमको अप्लाई करने का। अब F का वैल्यू हम ले लेंगे 0.144। ठीक है ना। यूनिट अपन ने सब चेंज कर ही ली। 9 इंटू 10 की घात 9 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और r का वर्ग 5 इंटू 10⁻⁻2 का यहाँ पर हम वर्ग ले लेंगे स्क्वायर। अब देखो हम इसको q के लिए सोल्व करना है तो क्यू स्क्वायर बराबर लिखता हूँ मैं। इधर क्यू स्क्वायर को अकेला छोड़ देते हैं, बाकी सबको एक साइड ले लेते हैं। डिवाइड बाई 9 इंटू 9 ऐसा अपन लिख देंगे। तो हमें q के लिए हल करना है। क्यू स्क्वायर हमारे पास चल रहा है तो देखो इसको मैं जगह कमेंट यहाँ लिख देता हूँ। क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपके पास। अगर यहाँ से अपन ये पॉइंट हटाएं तो नीचे 3 अंक होने के लिए नीचे 1000 आ जाएगा, मतलब 1000 आ जाएगा। 1000 की 3 शून्य इस 9 के साथ ले लेंगे तो 3 शून्य इसके साथ मिलते ही 10 की घात 12 हो जाएगा ये। तो हमारे पास आ जाएगा 144 गुणा 25 गुणा 10 की घात -4। ये ऊपर मैंने वर्क कर दिया यहाँ पर। और नीचे बटा में हो जाएगा 9 इंटू 10 की घात 12। अब आप सिंपली इसका वर्गमूल ले सकते हो यहाँ से। तो वर्गमूल अपन ले लेंगे तो वर्गमूल से हमारे पास q निकलेगा। q बराबर 144 का वर्गमूल होता है 12, 9 का वर्गमूल होता है 3 और 25 का वर्गमूल होता है 5। ऊपर 10 की घात -2 जाएगा इसका वर्गमूल और 10 की घात 12 का 10 की घात 6 हो जाएगा। अब इसको आप आगे हल कर सकते हो। 12 पंजे 60, 60 में हम 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 और ये 10⁻⁸ बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 20 गुणा 10 की घात -8 कूलाम। इसको आगे चाहो तो आप और मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल कई तरीके से बनाए जाते हैं। तो इस टॉपिक में मैंने आपको काफ़ी बातें समझाई है। अब कूलाम के नियम पर आधारित क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो उसके लिए मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा आपके लिए अध्यारोपण का सिद्धांत वाला जो टॉपिक अपने आने वाला है, उसके साथ ही मैं कूलाम के नियम के जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल हैं आपकी बुक से एक्स्ट्रा, वो सारे न्यूमेरिकल मैं उसमें बताऊंगा आपको। तो अगले टॉपिक तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे।